हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जियोग्राफी क्लास 6 का 5वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल एक जियोग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी क्लास 6 का 5वां चैप्टर है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा पृथ्वी की गतियों के बारे में, ऋतुओं का निर्माण कैसे होता है, दिन मतलब दिन बड़े उधार आते हैं तो छोटी होती है, इसके बारे में बात। तो सबसे पहले हम थोड़ा रिवीजन करना चाहेंगे फिर अक्षांश और देशांतर रेखाओं में। फिर हमने पढ़ा था कि जो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं तथा नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा जो प्रमुख अपनी देशांतर रेखा है, जो लंदन के गिरिगिरी नामक स्थान से गुजरी है, वो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। जो पूर्वी वाला है वो पूर्वी वाला भाग है वो पूर्वी गोलार्ध, तथा जो पश्चिम है उसको हम पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे लंदन है, इसको अगर यहाँ से एक प्रमुख देशांतर रेखा खींचे तो ये अपना जो भाग है ये अपना पूर्वी गोलार्ध में आएगा, और ये जो इसकी लगाई गई पश्चिमी गोलार्ध में आएगा। तो दोस्तों, ये अपना थोड़ा रिवीजन है ये, क्योंकि अभी आगे आने वाला है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा रिवीजन करवा दिया। अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो दोस्तों, परिमंडल क्या होता है, पहले ये हम समझेंगे परिमंडल क्या होता है। तो पृथ्वी का जो क्षेत्र है उसको हम परिमंडल का नाम देते हैं। पृथ्वी का कोई भी जो क्षेत्र है उसको हम परिमंडल का नाम देते हैं। तो फिर हमने परिमंडल को अपने अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो जो पहला भाग है उसको हम भूमंडल बोलेंगे, दूसरा भाग उसको वायुमंडल बोलेंगे, तीसरा भाग इसको हम जलमंडल बोलते हैं। तो हम एक एक करके तीनों को पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हमारा जो फोकस रहेगा भूमंडल में रहेगा, भूमंडल में रहेगा। तो अब फिर ये क्वेश्चन होता है भूमंडल क्या होता है। भूमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी पे जो हमारे आसपास जीव जंतु या हम लोग जो निवास करते हैं, या हमारे आप जलाशय देख रहे होंगे या महासागर, ये अपने भूमंडल में ही आए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा भूमंडल को थोड़ा आपको मैं समझाया, थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मैं एक फिगर बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी आने वाली पृथ्वी की आंतरिक संरचना थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा, दे देता हूँ आपको। ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जो सबसे नीचे वाला भाग है पृथ्वी का, उसको हम कोर का नाम देते हैं। दूसरा है जो मेंटल है, तीसरा क्रस्ट। तो जो अपना भूमंडल है, जो भूमंडल है ये क्रस्ट वाली एरिया है, क्रस्ट वाले, क्योंकि अगर पृथ्वी में जीवन या जीव जंतु या जो भी पाए जाते हैं क्रस्ट वाले एरिया भी पाए जाते हैं। तो ये क्रस्ट वाला एरिया हमको लगता है समतल है, लेकिन ये वास्तव में समतल है नहीं। कहीं नीचे नीचे खाई है, कहीं गर्त है, और कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत है। जैसे आपने सुना होगा कि जो अपना हिमालय माउंट एवरेस्ट वो 8,848 मीटर है। फिर आपने सुना होगा कि जो मारियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर में है, उसकी जो गहराई है 11,022 मीटर है। मतलब यानी कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कहीं कहीं तो ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं गर्त नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो गर्त और ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, ये क्रस्ट वाले एरिया में पाए जाते हैं। हम नीचे तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये इसकी कुछ अपनी मोटाई होगी। और ये जो मेंटल वाला भाग है, ये इसमें मैग्मा और लावा भरा होता है। मतलब इतना ज़्यादा पृथ्वी का आंतरिक प्रेशर और टेम्परेचर है कि यहाँ चीज़ें पिघल जाती है। तो हमारे जो भी महासागर या पठार या पर्वत जो भी पाए जाते हैं, मैदानी भाग जो भी पाए जाते हैं, क्रस्ट वाले एरिया में पाए जाते हैं। एक मैं दूसरा चित्र बनाता हूँ, उससे आप समझने में और आसानी होगी।
दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये अपना क्रस्ट वाला भाग में बनाया है। तो ये क्या है, ये महासागर जो निचला एरिया है वहाँ पानी भर गया, इसको हमने महासागर का नाम दे दिया। इससे थोड़ा जो ऊपर है मैदान समतल एरिया है, उसको हमने मैदान का नाम दे दिया। और उससे जो थोड़ा उभरा हुआ है उसको पठार, और उससे और भी ज़्यादा ऊंचा उसको हमने पर्वत का नाम दे दिया। तो ये महासागर को निर्माण कैसे हुआ, तो क्या हुआ, अपना जो क्रस्ट है वो समतल रहेगी, कहीं खानियाँ थी, कहीं ऊंचे ऊंचे पठार, कहीं पठार थे, कहीं मैदान भाग था। तो जो पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो लाखों साल बारिश ही होती रहेगी। तो जो पानी आया यहाँ से, पूरा पानी जो आया यहाँ पे जो गर्त था, खानी थी या निचला एरिया था, इसमें भर गया। इससे क्या हुआ, महासागरों का निर्माण हो गया। यहाँ जो पानी भर गया उससे महासागरों का निर्माण हो गया। तो ये आपको भूमंडल आपको पूरा समझ में आएगा, भूमंडल क्या है। तो ये अपना जो महासागर और जो अपना ये महाद्वीप पठार मैदान से मिलकर अपना भूमंडल का निर्माण होते हैं। फिर हमने क्या दोस्तों सीखा, भूमंडल को तो हम दो भागों में बांटते हैं, पहला महाद्वीप और दूसरा महासागर। तो हम पहले महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले महाद्वीप की परिभाषा समझते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप किसे कहेंगे। तो पृथ्वी का वह भूभाग, बड़ा भूभाग जो समुद्र तल से उभरा हुआ है, उसको हम महाद्वीप की संज्ञा देते हैं। और दूसरी अगर परिभाषा समझे तो पृथ्वी का वह बड़ा भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा होता है, उसको हम महाद्वीप का नाम देते हैं। तो ये दो परिभाषाएं होगी, आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि पहली परिभाषा, पृथ्वी का वह बड़ा भूभाग जो समुद्र तल से उभरा हुआ होता है, उसको महाद्वीप बोलते हैं। दूसरी परिभाषा, पृथ्वी का वह बड़ा भूभाग जो चारों ओर से समुद्र जो जल से घिरा होता है, उसको हम भी महाद्वीप का नाम देते हैं। ये दो परिभाषा है। अब हम पृथ्वी में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। वो मैंने नाम लिख रखा है, महाद्वीप एशिया, पहला महाद्वीप है एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अमेरिका, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका, और छठा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां अंटार्कटिका महाद्वीप। फिर हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास 6 का है, NCERT हम पढ़ा रहे हैं। अगर आपने पूरा ये क्लास अटेंड कर लिया, उसके बाद हमने किताब पढ़ी, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इतना डीपली ज़्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा और भी लेंगे, क्योंकि ज़्यादा जाएंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो दोस्तों हम पहला पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। तो अपना जो प्यारा भारत है, आपको बताया होगा कि ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप जो है वो भूमध्य पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये देखिए भूमध्य रेखा है और इसके पूर्व पे है, तो इसको हम पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, तो सॉरी उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर में है। अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और अगर ये ऐसे बांटते हैं तो ये फिर ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो जो अपना एशिया है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अगर एशिया के प्रमुख देश देखिए तो अपना ये प्यारा भारत हो गया, इधर अपना पूरा रसिया हो गया, फिर ये चाइना हो गया, फिर इधर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर इधर पाकिस्तान हो गया, अपना नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड, कंबोडिया, और इधर आपका कोरिया इसमें दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया हो गया। इधर आएंगे तो आपका वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिर इधर छोटे छोटे देश भी पाए जाते हैं, ठीक है। इधर नीचे श्रीलंका हो गया, और इधर जब इधर पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज आ रही है, जैसे अरब हो गया, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, फिर ईरान हो गया, इराक हो गया, ये आएंगे, ठीक है। और जो तुर्की जो इसका आपने नाम बदल लिया, तुर्की रख दिया है, उसका कुछ भाग एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, कुछ भाग उसका यूरोप में पाया जाता है। तो जो एशिया महाद्वीप है इससे अपनी जो कर्क रेखा है, आपने पढ़ा हुआ कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, तो एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों ये अपना एशिया महाद्वीप का कुछ प्रमुख बिंदु हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो दोस्तों अगर हम महाद्वीप की परिभाषा के अनुसार जाए तो यूरोप कोई महाद्वीप नहीं,
क्योंकि परिभाषा में क्या पढ़ा था कि पृथ्वी का वह बड़ा भूभाग जो समुद्र तल से उभरा हुआ होता है, ये परिभाषा में तो फिट बैठ रहा है। लेकिन अगर दूसरी परिभाषा में हमने पढ़ा कि पृथ्वी का वह बड़ा भूभाग जो समुद्र जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, उसको महाद्वीप बोलते हैं। अब देखिए सब महाद्वीप तो इसमें फिट बैठ रहा है। आपका देखो ऑस्ट्रेलिया चारों ओर जल से घिरा हुआ है, ये जल से घिरा हुआ है, ये भी जल से चारों ओर घिरा हुआ है। लेकिन ये एशिया भी देखो अगर पूरा मान ले तो जल से घिरा हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को एक महाद्वीप का नाम दे दिया यूरोप वालों ने। अब इन्होंने ऐसा क्या किया, क्योंकि इनको क्या लगता है कि सब चीजें मैंने खोज की है तो कुछ अपना अपने अपने नाम से रखते हैं, तो इन्होंने अपने आप को एक महाद्वीप का नाम दे दिया, जबकि ये कोई महाद्वीप नहीं है। ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, एक ओर से नहीं घिरा हुआ है। एक टाइप का ये उप महाद्वीप बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को बड़ा अपना वो वर्चस्व स्थापित करने के लिए इन्होंने अपने आप को महाद्वीप का नाम दे दिया। ठीक है, तो जो यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया से यूराल पर्वत पड़ता है, ये रशिया में यूराल पर्वत पड़ता है जो एशिया से अलग होता है, एक डिवाइडर का काम करता है। ठीक है, तो ये अपना यूरोप महाद्वीप हो गया। इसके अगर प्रमुख देशों की बात करें तो इंग्लैंड हो गया, इधर स्कैंडिनेवियाई देश हो गया, आपके स्विट्जरलैंड, स्वीडन पड़ा होगा आपने, स्वीडन हो गया, इधर जर्मनी, फ्रांस, इधर ये आपका ब्रिटेन हो गया, इधर पोलैंड आपका, ये कुछ प्रमुख देश हो गए इधर। तो जो अपना यूरोप महाद्वीप है, ये भी अपना पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसका कुछ भाग इंग्लैंड, कुछ भाग है जो इसका पश्चिमी गोलार्ध में, ज्यादातर तो इसका पूर्वी गोलार्ध में ही है। ठीक है, अब ये हमने एशिया के बारे में पढ़ लिया, दूसरा यूरोप के बारे में पढ़ लिया, अब तीसरा अफ्रीका के बारे में पढ़ लिया। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एक ही अकेला ऐसा महाद्वीप है जिससे अपनी तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब ये आप देख रहे होंगे, जो भूमध्य रेखा है इसके बीचों बीच से होकर गुजर रही है, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, अगर इसके 3.5 डिग्री ऊपर गए तो आपको क्या मिलेगी, कर्क रेखा मिलेगी। अभी कर्क रेखा देखिए, इसके ऊपरी वाले भाग से होकर गुजर रही है, और नीचे अगर हम जाएंगे 3.5 डिग्री तो ये अपनी मकर रेखा हो गई। मकर रेखा इसके निचले वाले भाग से गुजर रही है। तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का ऐसा महाद्वीप है जो यहाँ से अपनी तीनों रेखाएं गुजरती है। इसी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा विविधताएं पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप के अगर कुछ प्रमुख बिंदु पढ़ें तो आपने पढ़ा होगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका की ये बीचों बीच वाले भाग में ये पाया जाता है। सहारा, इसको सहारा मरुस्थल बोलते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। फिर आपने सुना होगा नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी इसी महाद्वीप में पाई जाती है। यहाँ से निकलती है और यहाँ पे जाके भूमध्य सागर है, यहाँ पे जाके गिरती है, तो नील नदी यही पाई जाती है। अगर इसके कुछ प्रमुख देशों की बात करें तो इधर दक्षिण अफ्रीका हो गया, इधर जिम्बाब्वे हो गया, फिर इधर केन्या हो गया, और इधर सूडान हो गया। बहुत कुछ बड़े बड़े देश हैं जो अभी अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें अभी ज़्यादातर देश विकसित नहीं हुए हैं। काफ़ी यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा, पॉवर्टी काफ़ी है, और ब्रिटेन वालों में काफ़ी यहाँ पे अभी कुछ देश तो अभी हाल के ही दिनों में आज़ाद हुए हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है। इसलिए इसको हम अंधेरे का महाद्वीप भी कहा जाता है इसको, क्योंकि अभी यहाँ पे ज़्यादा विकास कार्य नहीं हुए हैं। और अगर इसकी एक और विशेषता पढ़ें तो जो मानव का जो विकास हुआ तो अफ्रीका महाद्वीप से हुआ, इसलिए इसको विश्व का मतलब मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि जो मानव का विकास हुआ ये अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। यही से आदमी यहाँ पे, यही से जो आदमी है एशिया महाद्वीप में गए, यूरोप महाद्वीप में गए, और ये बाकी महाद्वीपों में गए, इसलिए इसको विश्व का मानव का पालना भी कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। कौन पढ़ेंगे? उत्तरी अफ्रीका के बारे में। तो उत्तरी अफ्रीका आप देखिए, यहाँ पे प्रमुख देशांतर रेखा हो गई, तो ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो ये अब जो उत्तरी अफ्रीका ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। एक मिनट रिकॉर्डिंग हो गई, चेक कर लेता हूँ।
तो ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो अमेरिका जो है अपना उत्तरी अमेरिका है, ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और अगर इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं पढ़े तो जो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ये इससे पनामा स्थल संधि से अलग होता है। तो ये स्थल संधि क्या होता है, जल संधि क्या होता है, महाद्वीप, प्रायद्वीप ये आपने सुना होगा, और ये द्वीप क्या होते हैं, ये आने वाले वीडियो में आपको पूरा एक वीडियो लेके आऊँगा, पूरी डिफिनेशन अच्छे से समझाऊंगा, तो ये आपको समझ में आएगा। फिलहाल भी मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। स्थल संधि क्या होता है, दो बड़े भूभाग है, अगर उसको कोई सकरा स्थल जोड़ता है तो उसको हम स्थल संधि कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये उत्तरी अमेरिका एक बड़ा भूभाग हो गया, दक्षिण अमेरिका बड़ा भूभाग हो गया। अब यहाँ पतला सकरा मतलब स्थल है, सकरा स्थल, इसको पनामा स्थल संधि कहते हैं। यहाँ पनामा देश पड़ता है इसलिए इसको पनामा स्थल संधि कहते हैं। जल संधि क्या होता है, दो बड़े जलीय भाग को जोड़ने वाला सकरा जलीय मार्ग, उसको हम जल संधि कहते हैं। आने वाले वीडियो में अच्छे समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका के अगर कुछ प्रमुख देशों की बात करें तो यूएसए आपने नाम सुना होगा, विश्व का सबसे शक्तिशाली जो देश है अमेरिका, ये यही पे है। ऊपरी वाले भाग में कनाडा है, फिर नीचे में आपका मेक्सिको हो गया, फिर नीचे छोटे छोटे देश पनामा हो गया, पनामा सिटी हो गया, और छोटे छोटे देश इधर आपका कैरिबियाई देश आ जाता है, वेस्ट इंडीज आपने सुना होगा, ये छोटे छोटे देश समूह से मिलकर बनाए थे, कैरिबियाई देश हो गए, ठीक है। तो ये आपका उत्तरी महाद्वीप। फिर इसका अगर कुछ विशेषताएं पढ़े तो ये हडसन की खाड़ी हो गई, और इधर आपने सुना होगा ये वाला जो भाग है ये अमेरिका ने रशिया से खरीद लिया है, इसका नाम तो अभी मुझे नहीं आ रहा, बता दूंगा आपको, अलास्का। तो ये क्या पहले एशिया का, ये आपका पहले रशिया का भाग हुआ करता था, लेकिन क्या यूएसए ने इसको रशिया से खरीद लिया था, इसको अलास्का कहते हैं, ठीक है। तो अभी ये अमेरिका के कंट्रोल में आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या क्योंकि ये अपना इसके नजदीक, ध्रुव के नजदीक आता है, इसलिए यहाँ पे ठंडी, ये कनाडा वगैरह देश में काफी ठंडी पड़ जाती है। और इसके इधर पूर्व में ग्रीनलैंड पाया है, ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है क्योंकि चारों ओर जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीप बोलेंगे। तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड पे, क्या इतना ज्यादा बर्फ जमी रहती है, यहाँ पे जीवन संभव भी नहीं है। तो हमने पढ़ लिया उत्तरी अमेरिका के बारे में, आप पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो दोस्तों भूमध्य रेखा इससे गुजरती है और मकर रेखा इससे गुजरती है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा एंडीज पर्वतमाला जो है इसी महाद्वीप में है। एक मिनट, एंडीज पर्वतमाला आपने ये सुना होगा, ये पूरा एंडीज पर्वतमाला है। ये इसके जो पश्चिमी क्षेत्र है इस पे पूरा एक ये काफी पूरा एंडीज पर्वतमाला है। यहाँ पे कुछ पेरू, चिली, कुछ देश कंट्री पाए जाते हैं। फिर आपने सुना होगा विश्व का जो सबसे अमेजन जंगल के बारे में सुना होगा, जो सबसे बड़ा जंगल है अमेजन जंगल, वो इसी महाद्वीप में है। ये वाला भाग है ये पूरा अमेजन जंगल से पूरा घिरा हुआ है। फिर आपने पढ़ा होगा एक कि जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है वो इसी महाद्वीप में है। ये यहाँ से निकलती है, इधर जाके यहाँ से जाके इधर गिरती है, तो ये अमेजन नदी है, ये इसी महाद्वीप में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कुछ प्रमुख देशों की बात करें तो आपने ब्राजील का नाम सुना होगा, और आपने सुना होगा ब्राजील हो गया, चिली हो गया, पेरू हो गया, सूरीनाम हो गया, और एक देश का नाम एक मिनट में देख के बताता हूँ क्या था, तो ये भी ब्राजील हो गया इधर, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख देश हो गए। फिर हम पढ़ेंगे, अभी ये हमारा एशिया पढ़ लिया, यूरोप पढ़ लिया, अफ्रीका पढ़ लिया, और दक्षिणी अमेरिका पढ़ लिया, उत्तरी अमेरिका पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया ये क्या था, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जो मकर रेखा इसके बीचों बीच से निकली है, और चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। इससे कुछ प्रमुख देश हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, छोटे छोटे देश हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आते हैं। और अपना जो लास्ट महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, तो अंटार्कटिका सबसे दक्षिण में महाद्वीप है। ये क्या, यहाँ पे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, तो यहाँ पे जीव जंतु
इतना नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ देशों में अपने यहाँ पे रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं। जैसे भारत ने अपनी मैत्री और गंगोत्री नाम के 2 रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं। सब देशों ने अपने यहाँ पे रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं, यहाँ पे रिसर्च करते हैं। और दोस्तों अगर हाँ, तो आने वाले वीडियो में क्या आपको मैं मैपिंग कैसे मैप ड्रॉ करते हैं ये मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि मैप ड्रॉ करना आना चाहिए। आप जियोग्राफी पढ़ते हो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या चीज़ कहाँ है, और ये मैप ड्रॉ करना आना चाहिए। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको ये भी सिखा दूंगा। तो दोस्तों आज हमने पढ़ लिया भूमंडल के बारे में। भूमंडल के बाद में हमने दो भागों में डिवाइड किया, महाद्वीप और महासागर। ये महाद्वीप और महासागर। तो हमने आज महाद्वीप के बारे में पढ़ लिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु पढ़ लिए। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो पे यहीं पे वीडियो को रोक देते हैं। अब आने वाले वीडियो में महासागर पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।